Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो भी मनोकामना हो वो सारी पूरी हो, आप अपने भविष्य में एक अच्छे पोस्ट पे हो और जो भी आपकी मनोकामना है वो सारी पूरी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी टेस्ट सीरीज 4th के जो सॉल्यूशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ना तो पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 41। तो पार्ट बी का जो सॉल्यूशन है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस को, टेस्ट सीरीज 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर आर अनकाउंटेबल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सबसेट है आर स्क्वायर का जो कि अनकाउंटेबल होगा। अब यहां पे देखो, ये जो ए और बी है वो सारे एलिमेंट कहां से होंगे? आर से, क्योंकि ए बी एक ऑर्डर पेयर है, आर स्क्वायर से कर रहा है, इसका मतलब ए बी जो एलिमेंट होंगे वो आर से बिलोंग करेंगे। बट कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू लेस देन बी होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि बी की वैल्यू चाहे जो भी चूज करूं, ए को उससे स्मॉल चूज कर दूं। अब बी क्या है, कहां से बिलोंग कर रहा है? आर, और आर कैसा होता है? अनकाउंटेबल। अब अगर एक भी अनकाउंटेबल हो गया तो ए से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बी के पास मेरे पास कितने चॉइसेस है? अनकाउंटेबल। और ए अगर चाहे यहाँ पे फाइनाइट हो चाहे जो भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? अनकाउंटेबल। तो ये सेट अनकाउंटेबल है। सेकेंड ये कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर पेयर जिनका सम क्यू को बिलोंग करना चाहिए। अब क्लियरली यहाँ पे बी के पास या ए के पास मैं कोई भी वैल्यू चूज करूं, बी को उसका निगेटिव चूज कर दूं, तो आंसर 0 आएगा। और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए को मैं √2 पुट कर दूं तो बी को -√2 ले लूंगा। ए को अगर पाई ले लूं तो √2 को बी को -पाई ले लूंगा। यानी कि 0 हमेशा क्यू के अंदर बिलोंग करता है। तो यहां पे कोई भी एलिमेंट ले लूं, उसका विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन उसका इनवर्स ले लूंगा, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो देयरफॉर ये भी कितना है? अनकाउंटेबल, क्योंकि ए और बी में से किसी एक के पास कितने चॉइसेस होंगे? अनकाउंटेबल। तो देयरफॉर ये भी कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। सिमिलरली यहाँ पे ए भी क्या कह रहा है? जेड को बिलोंग करना चाहिए। तो एक काम करता हूं, ए को मैं 0 ले लेता हूं। अब बी को चाहे कोई भी रियल नंबर चूज करूं, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो 0 किसको बिलोंग करता है? जेड। मतलब ये भी कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर के सच दैट कि जो ए और बी क्यू को बिलोंग करना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं ए भी क्यू को बिलोंग कर रहा है, बी भी क्यू को बिलोंग कर रहा है। ए काउंटेबल, बी काउंटेबल। ऑर्डर पेयर में क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि ए के एलिमेंट जो होंगे ये भी क्यू से होंगे, बी के एलिमेंट क्यू से होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, फॉर n इज ग्रेटर देन 3 डिफाइन करना है xn इज इक्वल टू xn -1 प्लस xn -2 अपॉन 2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं उसको आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है r इंटू, अगर सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन है xn इज इक्वल टू xn -1 इंटू आर प्लस xn इंटू एस अपॉन आर प्लस एस। अगर इस फॉर्म में दिया है तो ये सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, और ये जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है वो हमेशा किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है? तो आर प्लस एस इंटू A2 या फिर A1 प्लस एस इंटू A1 अपॉन आर प्लस 2 टाइम्स एस। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब मैं अगर इसे कंपेयर करूं तो यहां पे 2 आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूं और यहां पे भी इसके साथ 1 लिख दूं तो नीचे 1 + 1 2 आना चाहिए। तो यानी कि जो सीक्वेंस है मैं इसे1 इंटू xn -1 प्लस 1 इंटू xn -2 और इसी को अपॉन में लिखना है, दैट इज 1 + 1। तो ये इस फॉर्म में हो गया। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1, s की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसे यहां पुट कर देंगे तो जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा। अब a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये कह रहा है कि मतलब A1 क्या है? 0 और A2 क्या है? 1। तो मतलब ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, और A1 के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, R 1 है, S 1 है, यानी कि 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2, यानी कि 2 अपॉन, और S के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 1, 2 + 1 3। यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज किस पॉइंट पे होगा? तो ये 2/3
3 पे कन्वर्ज होगा। तो देयरफॉर अगर जब ये सीक्वेंस 2/3 पे कन्वर्जेंट होगा, ये कह रहा है कि जो लिमिट है इसकी वैल्यू ये कन्वर्ज होगी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मोनोटोन सीक्वेंस, तो ये मोनोटोन सीक्वेंस नहीं होगा, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट 0 पे है, सेकंड पॉइंट 1 पे, तो अगर हम लोग 0, 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हाफ आएगी, मतलब 0, 1 और हाफ। तो ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्सन कॉची सीक्वेंस होगा। अब कन्वर्जेंट है तो ऑटोमेटिक कॉची हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2/3 पे कन्वर्ज करेगा, हाँ, तो इसका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43। अब देखो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के बारे में कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट होगा, तो क्लियरली एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये कहां टेंड करेगा, 0 पे, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सेकेंड कह रहा है कि एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। हमारे पास रिजल्ट होता है कि n इंटू लॉग एन रेस टू पी, ये वैल्यू कन्वर्जेंट तब होगी जब p की वैल्यू ग्रेटर देन p, या फिर टोटल पे भी लगा दे तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और p इज लेस देन इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो। थर्ड कह रहा है कि सीरीज an स्क्वायर इज कन्वर्जेंट होगा। अब स्क्वायर ले लेंगे तो p क्या हो गया, 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ये कह रहा है कि -1/an भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब यहाँ पे -1/n लगा दो। अब ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी है, सीक्वेंस कन्वर्ज करे 0 पे, बाय लेबनिट्ज टेस्ट ये कन्वर्जेंट होगा, तो देयरफॉर डी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी ए सी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि कौन सी कंडीशन बिलो इंप्लाई करती है कि फंक्शन इज 0, 1 पे नेसेसरी बाउंडेड वेरिएशन होगा। अब बाउंडेड वेरिएशन के लिए थ्योरम ये होता है कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोन है तो वो हमेशा सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन। ये कह रहा है मोनोटोन है किसी कॉम्पैक्ट सेट पे, तो हाँ ये हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होगा। सेकेंड कह रहा है कि एफ कंटिन्यूअस और मोनोटोन, ये तो कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया, बट मोनोटोन इज इनफ, तो देयरफॉर ये भी क्या होगा, इंप्लाई करता है कि सीक्वेंस, अरे जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन है। थर्ड कह रहा है कि एफ के पास डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे होगी 0, 1 पे, तो ये नहीं, रिजल्ट ये होता है कि एफ क्या होना चाहिए, उसका जो डेरिवेटिव है बाउंडेड होना चाहिए, तो एफ हैज अ बाउंडेड डेरिवेटिव ऑन दैट इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ए बी डी ऑप्शन के। तो दो नेसेसरी कंडीशन है कि फॉर बाउंडेड वेरिएशन, अगर सफिशियंट कंडीशन है कि अगर फंक्शन मोनोटोन है किसी भी कॉम्प्लेक्स सेट पे तो वो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन। सेकेंड ये है कि एफ के पास अगर बाउंडेड डेरिवेटिव है उस इंटरवल पे, ओपन इंटरवल, तो वो भी क्या होता है, हमेशा बाउंडेड वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्या कर देते हैं, y इज इक्वल टू mx के प्लेस पे एक पाथ पुट करेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में वो हर एक साइड से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी भी पाथ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम r पे बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, बट अगर हम r² पे बात करते हैं तो अलोंग एनी पाथ वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि किसी भी पाथ पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हम क्या ले लेते हैं, एक y इज इक्वल टू mx ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे mx ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई के प्लेस पे mx पुट करेंगे, तो ये हमारे पास mx² और यहाँ पे x² और ये x² इंटू m², तो ये x² कैंसल, यानी कि क्या आ रहा है, m² प्लस 1/m², यानी कि ये तो डिपेंड करेंगे m के वैल्यू पे, तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है m पे वैल्यू पे, तो डिफरेंट पाथ पे इसकी डिफरेंट लिमिट आएगी, तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ ओरिजिन। अब अभी देखो डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, मतलब ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होगा, यानी कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, तो देयरफॉर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो रॉन्ग। ये कह रहा है कंटिन्यूअस होगा, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। अब क्लियरली जो चीज कंटिन्यूअस ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस नेसेसरी कंडीशन होती है, तो डिफरेंशिएबल चेक भी नहीं कर रहे, बाकी चेक भी कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो देयरफॉर ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसने नॉट डिफरेंशिएबल कहा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे रियल के। अब चलते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन पे। V1 V2 ये दो सब स्पेस है R/4 के, गिवन बाय V1 और V2। ये कह रहा है कि V1 का डायमेंशन क्या होगा, ये कह रहा है V2 का डायमेंशन क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, सिंपल, जितने वेरिएबल है तो वेरिएबल कितने, 4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब एक ही इक्वेशन है तो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो 4 - 1 = 3, तो 1
तो V1 का डायमेंशन 1 कह रहा है, रॉन्ग, क्योंकि V1 का डायमेंशन क्या है 3। V2 का डायमेंशन निकालना है। V2 का देखो यहाँ पे दो कंडीशन है और दोनों आपस में कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। या फिर A के प्लेस पे हम D पुट कर देंगे, तो देखो A के प्लेस पे D पुट कर दूंगा, B के प्लेस पे 2C। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल बच रहे हैं, सिर्फ 2 ही, एक तो C है और एक तो D। तो इसके पास डायमेंशन कितने होंगे 2, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल कितने यहाँ पे 2। तो देयरफॉर ये V2 का डायमेंशन 2 हो जाएगा, बाकी D ऑप्शन रॉन्ग, यानी कि BC ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ये कह रहा है कि नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज 1, तो देन द वैल्यू ऑफ K इज। अब नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स 1 है, मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, इसके डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि रैंक 3 नहीं है, इसका मतलब नलिटी 1 है, तो इसका मतलब रैंक कितना होगा 2। और किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल, यानी कि डिटरमिनेंट 0। तो डिटरमिनेंट 0 लेंगे राइट साइड में और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे आ जाएगा इसका, तो K इंटू -4 +2 -1 4 +2 +2 1 +1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा -2K, ये -6 +4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर -2K इज इक्वल टू ये -2 यानी कि 2, यानी कि K की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो K की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन, ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाएगा, दैट इज उसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 और नलिटी कितना हो जाएगा 1। तो देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि V1 से लेके Vn तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, जहां पे Vij को डिफाइन कर रहा है Vi माइनस Vj। तो W बी द स्पैन ऑफ, यानी कि जो W एक सब स्पेस है जो कि इस वेक्टर से स्पैन हो रहा है, कि Wij को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी और J की वैल्यू हमेशा लेस देन n होगी। यानी कि I को हमेशा 1 से ज्यादा वेरी करना, और I को कहां तक वेरी कर सकते हैं n तक, और J को मैक्सिमम कहां तक लेके जाना n तक। तो ये कह रहा है कि क्या W को ये भी स्पैन करेगा, तो क्लियरली देखो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है और J की वैल्यू लेस देन 1 भी है। तो अगर मैं I को ग्रेटर देन चूज करता हूं, तो अब ध्यान से देखो इसको डिफाइन किस तरीके से किया है कि Wij को हमने डिफाइन किया है Vi माइनस Vj। तो अगर सपोज I लेस देन J है, और अगर मैं J को, अगर सपोज J लेस देन I भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसके प्लेस पे मैं क्या ले सकता हूँ, सिर्फ साइन का ही चेंजेस आएंगे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी V1 माइनस V2। तो अगर सपोज W21 निकालना है तो ये V2 माइनस V1, बट इसे मैं क्या ले सकता हूँ V1 माइनस V2। तो मतलब ये किसके इक्वल आ गया W12, मतलब V21 को मैं क्या ले सकता हूँ माइनस W12, यानी कि हर I, मतलब मैं हमेशा I को लेस देन J के फॉर्म में ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस तरीके से डेफिनेशन दिया, यानी कि ये हमेशा इसको स्पैन करेगा। सेकेंड कह रहा है कि Wij ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, तो क्लियरली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सपोज मैं यहां से कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं W2 या W3, तो W2 W3 को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं W1 W2 के। जैसे कि फॉर एग्जांपल W1 को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, I लेस देन J है ना, तो मतलब W12 W13 और सपोज W23, तो इसका मतलब क्या होता है W1 माइनस W2, इसका मतलब होता है W1 माइनस W3। तो अब इस W12 को या फिर W13 को मैं कैसे लिख सकता हूं, W1 माइनस W2 प्लस W2 माइनस W3, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया W1 माइनस W2 प्लस W2 माइनस W3। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो W1 माइनस W2 ये किसका डेफिनेशन हो जाएगा, अरे 2 मिनट। Wij को डिफाइन कैसे किया है, सॉरी V1 Vi माइनस Vj। तो अगर मैं सपोज W12 ले रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं V1 माइनस V2। तो सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूं V1 माइनस V3 प्लस
V3 माइनस V2, ठीक है। तो ये W1 माइनस W3 क्या हो जाएगा, W13, और इसे माइनस लेके इसे मैं क्या ले सकता हूँ, W23। तो देयरफॉर W12 को मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, W1 W2, यानी कि इसी डेफिनेशन का यूज करके हर Wij को मैं बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो यानी कि यह लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यह हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट। ये ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कि सी के Wij आई की वैल्यू लेस देन n-1 होगा और j की वैल्यू i+1 ले रही, ये भी स्पैन करेगी W को, और कह रहा है कि W की डायमेंशन n के इक्वल होगा। अब ध्यान सुनो, जो W के डायमेंशन है ना वो n नहीं, वो हमेशा n-1 होगा, क्योंकि W के पास जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे वो हमेशा n-1 होगा, क्योंकि हर Wij को मैं Vi-Vj के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो यानी कि प्रूव कर सकते हैं कि जो इसका डायमेंशन होगा वो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n-1 होगा। तो ध्यान देते हैं, कह रहा है कि सी में ये कह रहा है कि जो Wij है, मतलब Wij वेयर i इज बिटवीन 1 to n-1 और j की वैल्यू i+1 है। यानी कि अगर मैं W को ध्यान से देखूं तो ये मेरा कुछ इस तरीके के एलिमेंट होंगे कि i को कहां से कहां तक लेना, n-1 तक, यानी कि 1, तो 1 के साथ क्या होगा, ये 2, फिर उसके बाद अगर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद जब 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 4। यानी कि ये मेरे पास W हो गए, और प्रूव करना है कि ये स्पैन करता है किसको, जो W हमारे पास गिवन है ये उसको स्पैन करता है। वेयर W क्या है कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और j की वैल्यू लेस देन 1। तो यानी कि बाकी जो सारे एलिमेंट होंगे उसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, मतलब ये प्रूव करना। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि 1 3 हो गया, इसके बाद 1 के साथ 1 3 1 4 और 2 3 तो ऑलरेडी हो गया, तो 2 4, यानी कि इस सारे एलिमेंट को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या करेगा, इस W को स्पैन करेगा, क्योंकि W के पास तो ये तीनों एलिमेंट होंगे और ये भी एलिमेंट होंगे। तो अगर इन तीनों एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, दैट मीन्स ये जो वेक्टर है ये W को स्पैन करता है। तो क्लियरली ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन ही है कि Wij इज इक्वल टू Vi-Vj। तो इस डेफिनेशन का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि इन तीनों एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो देयरफॉर सी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि A एक कॉम्प्लेक्स 3x3 मैट्रिक्स है वेयर A³ इज इक्वल टू -1। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, A³ इज इक्वल टू -1 है, तो अगर मैं इसका सपोज एक पॉलिनोमियल बनाऊं, एनरेटिंग पॉलिनोमियल, दैट इज हमारे पास गिवन क्या है, x³ -1 इज इक्वल x³ इज इक्वल टू -1, दैट इज x³ + 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो दैट इज x + 1 और x² - x + 1 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, सही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, या तो x + 1 या तो m(x) इज इक्वल टू x² - x + 1, या तो m(x) इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दैट इज x + 1 इंटू x² - x + 1। अब ये तीनों में से एक ही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो अगर सपोज मिनिमल पॉलिनोमियल ये है तो इसके सारे आइगन वैल्यू क्या होंगे, -1, बट ये कह रहा है कि a के पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे, तो मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। अब सेकेंड कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल। अब चाहे m(x) x + 1 हो तो भी ये लीनियर फैक्टर है, मतलब डायगोनलाइजेबल होगा। सेकेंड, अगर m(x) इज इक्वल टू x² - x + 1 हो तो भी इसके दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो भी क्या होगा, मिनिमल, तो भी ये कैसा हो जाएगा, एक डायगोनलाइजेबल। और थर्ड में ये दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये भी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो मतलब हर केस में इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल एक लीनियर फैक्टर आएगी। तो देयरफॉर ये कैसा है, डायगोनलाइजेबल। थर्ड कह रहा है कि ए ट्रायंगुलराइजेबल होगा। अब जो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो क्लियरली वो ट्रायंगुलराइजेबल भी होगा, और ए कह रहा है नॉन सिंगुलर।
तो क्लियरली इसके सारे आइगन वैल्यू कैसे होंगे, नॉन जीरो है, तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स कैसा होगा, हमेशा नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, सी एंड बी करेक्ट है। बाकी ए के पास जो कह रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगी, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखो 50 क्वेश्चन काफी सिंपल है। ए अगर एक 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सच दैट कि इस तरीके से उसके क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिफाइन किया, और पी कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, ये क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। क्यू कह रहा है रैंक ऑफ ए माइनस पी, तो देन पी की वैल्यू यानी कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव आइगन वैल्यू 2 होगी, और क्यू का तो डेफिनेशन ही गिवन है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। पहले तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, और XY1 मतलब जेड नहीं है, XY1 के फॉर्म में दिया है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x का कोएफिशिएंट यानी कि x² का कोएफिशिएंट, तो x² का टर्म ही नहीं है तो 0, y² का भी टर्म नहीं तो 0, और z के प्लेस पे 1 लिखा है तो 1 का टर्म क्या है, -1। यहां पे xy का कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो xy का टर्म दिया है 1, तो यहां पे उसका हाफ लिखते हैं, दैट इज 1/2, और ये सिमेट्रिक है तो यहां पे भी 1/2। ये किसका कोएफिशिएंट होता है, x z का, या फिर सिंपल x इंटू 1 यानी कि x कह सकते हैं, बट x का भी टर्म नहीं है तो ये भी 0, ये भी 0। यहां पे लिखते हैं y इंटू जेड, दैट इज y इंटू 1 मतलब y का टर्म, बट y का भी टर्म नहीं है तो ये भी 0, ये भी 0। तो ये मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इसे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x प्लस हाफ इंटू x माइनस हाफ और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, c ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स, ट्रेस a का मैट्रिक्स इंटू x² प्लस जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनके माइनर का सम माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। अब यहां से इसकी एक आइगन वैल्यू +1 आ रही है, एक आइगन वैल्यू -1 आ रही है, और एक आइगन वैल्यू -1। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, सिर्फ हाफ, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई, 1। दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितने हैं, 1। और रैंक कितना है, रैंक क्लियरली मैट्रिक्स से कितना था, 3, क्योंकि उसके पास एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं, यानी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो Q कितना हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। तो देयरफॉर P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू कितनी है, 2। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 2। P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 2, बाकी ये ऑप्शन रॉन्ग। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन किसके, लीनियर अलजेब्रा के। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 51, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है कि कंसिडर करना है एक फंक्शन, तो कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग करेक्ट होगा। कह रहा है कि f के पास 0 होगी ऑर्डर 2 की एट 0, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे और जिस डेरिवेटिव पे पुट करने पे 0 वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जैसे यहाँ पे 0 पुट करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लू और उसमें 0 पुट करने पे वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है, मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, उस 0 का ऑर्डर कितना है, 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है एट z इज इक्वल टू z0। सपोज f ऑफ z0 इज 0, f डैश z0 इज 0, एंड सॉल्व अप टू f डैश f रेज टू n z0 इज नॉन जीरो, देन f हैज अ 0 एट z0 ऑफ ऑर्डर n, यानी कि f के पास 0 होगा ऑर्डर n का एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू z0। तो ये डेफिनेशन है। तो देखो क्लियरली यहाँ पे z² दिया है, 1 माइनस कॉस z दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे z², इसके पास जितने पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के पास n ऑर्डर का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके पास n ऑर्डर का क्या होता है, जीरोज होता है। बट यहाँ पे 1 माइनस कॉस z भी आ रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका एक्सपांशन भी ओपन कर सकता हूं। तो अगर मैं एक्सपांशन ओपन करूं तो कॉस z के टर्म कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 माइनस z²/4। तो यहां से z² वाला टर्म कैंसल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये z² है, ये 1 माइनस कॉस z ओपन करूं तो ये 1 से स्टार्ट होता है माइनस z²/2, मतलब इस तरीके से चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब मैं अगर इसे ओपन करूं तो ये z² माइनस z², मतलब सिंपल ये टर्म वैसे भी कैंसिल हो जाएगा और ये स्टार्ट हो रहा है z⁴ से। तो यानी कि इसके पास 0 कितने ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का। तो क्लियरली
ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि f के पास 0 है ऑर्डर 4 का एट z इज इक्वल टू 0। सेकेंड कह रहा है कि फंक्शन के पास 0 होंगे ऑर्डर 1 के एट 2 पाई n। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास f ऑफ z क्या गिवन है, z स्क्वायर 1 माइनस कॉस z। अब देखो अगर मैं इस पर 2 पाई n पुट करता हूं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 0। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये हो जाएगा 2z। देखो z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, तो इसे एज इट इज रखेंगे, प्लस अब z स्क्वायर को ऐसे रखेंगे तो ये तो 0 और cos z का क्या हो जाएगा, सिंपल साइन z। अब मैं अगर 2 पाई n पुट करूं तो ये पूरा पार्ट तो 0, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। देखो z स्क्वायर का 2z लिए ये ऐसे ही रहा, फिर z स्क्वायर को ऐसे रखे साइन 2 पाई। तो अब मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, मतलब यहाँ पे 2 पाई n पुट करता हूँ तो ये पार्ट 0, और यहाँ पे 2 पाई n पुट करूंगा तो ये भी 0, मतलब इसके पास 1 ऑर्डर का भी 0 नहीं। फिर अब सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे, तो जब सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे तो देखो 2z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस कॉस z, प्लस 2z को एज इट इज रखेंगे और ये फिर से इसका क्या आ जाएगा, साइन z। फिर यहाँ पे ये 2z और साइन z को ऐसे रखेंगे, प्लस z स्क्वायर को एज इट इज और साइन z का क्या आ जाएगा, कॉस z। अब ध्यान से देखो, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, बल्कि अब ये पार्ट 0 नहीं होगा। तो देखो इसके पास 2 ऑर्डर का 2 पाई n पे इसके पास 2 ऑर्डर का एक क्या है, 0, यानी कि इसके पास सी डी ऑप्शन करेक्ट, बाकी ए बी ऑप्शन रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है कि f ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 बाय z है फॉर z बिलोंग्स टू c। तो कौन सा फॉलोइंग हमेशा ट्रू होगा, कह रहा है कि f हमेशा एनालिटिक होगा c माइनस 0 पे। तो देखो f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 बाय z। अगर मैं z इज इक्वल टू 0 को हटा दूं तो ये हर जगह क्या होगा, एनालिटिक होगा, एक्सेप्ट, तो इट एवरीवेयर एनालिटिक एक्सेप्ट 0। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है कन्फर्मल मैप होगा। कन्फर्मल मैप क्या होता है कि ये उस पॉइंट पे कन्फर्मल होगा जिस पॉइंट पे एनालिटिक हो और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 ना हो, यानी कि ये एवरीवेयर कन्फर्मल मैप होगा। जिस पॉइंट पे 0 नहीं होता मतलब इस पॉइंट पे कन्फर्मल मैपिंग होगा, और उसके बाद जिस पॉइंट पे 0 होगा तो दैट इज z स्क्वायर प्लस 1 बाय z इज इक्वल टू 0, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो देयरफॉर इस पॉइंट को छोड़ के ये हर जगह कन्फर्मल मैप होगा। तो कह रहा है कि f इज ए कन्फर्मल मैप एट एवरी पॉइंट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि ये हर जगह कन्फर्मल मैप होगा एक्सेप्ट 0 और प्लस माइनस आयोटा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जिसका रॉन्ग है। कन्फर्मल मैप का डेफिनेशन क्या होता है कि वो उसके एंगल को प्रिजर्व करता है, या फिर एक थ्योरम है कि f इज अ कन्फर्मल एट एवरी पॉइंट, कि मतलब पहला कंडीशन तो f एनालिटिक होना चाहिए और एनालिटिक के बाद उस पॉइंट पे फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे भी वो कन्फर्मल नहीं होता है। कह रहा है कि f मैप करता है यूनिट सर्कल को टू द सबसेट ऑफ रियल एक्सेस। अब ध्यान से देखो, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो ये z स्क्वायर प्लस 1 बाय z। पहला कह रहा है कि f मैप करता है यूनिट सर्कल को किसी रियल एक्सिस के सबसेट पे। अब यूनिट सर्कल मतलब ये पॉइंट। अब इसका पोल चेक कर लेते हैं, तो पोल कितना आ रहा है 0 पे, तो क्या 0 सर्कल के बाउंड्री पे है, नहीं। अब अगर सर्कल के बाउंड्री पे नहीं है तो ये हमेशा कहाँ मैप करेगा, सर्कल पे। अगर सपोज बाउंड्री पे होता तो वो हमेशा मैप करता किसी सबसेट ऑफ, मतलब किसी लाइन के सबसेट को। तो क्लियरली ये जो ऑप्शन है कह रहा है कि सबसेट ऑफ रियल एक्सिस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ओरिजिन को कहाँ भेजेगा, ओरिजिन पे, तो ये राइट है। बाकी ये भी रॉन्ग और ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 कंसिडर द पॉलीनोमियल। अब ये ध्यान से देखना, ये कितने डिग्री का 5, ये डिग्री का 9, तो मैक्सिमम जो इसकी होगी वो कितनी होगी 9 प्लस 14, मतलब इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो कितना होगा n इज इक्वल टू 14। तो कह रहा है कि द काउंटिंग रूट्स विथ मल्टीप्लिसिटी वी कैन कंक्लूड दैट कि p ऑफ z के पास कितने रूट्स होंगे। अब कॉम्प्लेक्स रूट है, बाय अलजेब्रा
फंडामेंटल अलजेब्रा थ्योरम कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, दैट इज एटलीस्ट 2 रूट्स, कम से कम 2 रूट्स। तो ये तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा है कि 14 कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो हाँ। कह रहा है कि नो रियल रूट्स, ये रॉन्ग। कह रहा है कि 12 रूट्स, रॉन्ग। तो मतलब एटलीस्ट कम से कम तो 2 रूट्स तो होंगे ही। तो ये राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि कोई भी ग्रुप हो जी ऑर्डर 36 का एंड एनी सब ग्रुप एच जी ऑफ ऑर्डर 4, क्या एच सेंटर ऑफ जी का सबसेट होगा? देखो, एक मतलब ग्रुप लेना है 4 ऑर्डर का जी। अगर एक ग्रुप है 36 का तो कोई भी सब ग्रुप ऑर्डर 4 का वो सेंटर ऑफ जी का सबसेट होगा। अब देखो, पहले मैं क्या करता हूं, जी को अगर सपोज जी को मैं कैसे लिखूं, फॉर एग्जांपल जी को सपोज मैं लिख रहा हूं 36 कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कितना होगा। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 36 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 4 और 9 36। ये कह रहा है कि अब ये देखो, ये क्या हो सकता है, एक इसके पास नॉन अबेलियन ग्रुप भी होंगे और साइक्लिक ग्रुप भी होंगे। तो अगर मैं सपोज साइक्लिक ग्रुप लूं जैसे कि Z36 और एक नॉन अबेलियन ग्रुप ले लेता हूं जैसे कि D18। अब D18 का ऑर्डर कितना होता है, 36। तो DN के पास, इसके पास जो सेंटर ऑफ जो ग्रुप होंगे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 2। बट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि जो H है वो सेंटर ऑफ G के अंदर कंटेन करेगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि D18 के अंदर जो सेंटर ऑफ G का ऑर्डर है वो 2 है और H का ऑर्डर जो है वो 4 है। तो 4 तो कभी 2 के अंदर कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास 4 एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट के अंदर कभी कंटेन ही नहीं कर सकता। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कि सेंटर ऑफ जी के इक्वल एच हो जाएगा। तो जी को अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर जेड ऑफ जी को मैं क्या ले लूं, Z36, तो अगर Z36 ले रहा हूं तो उसकी जो सेंटर ऑफ जी है वो पूरी की पूरी जेड क्या आ जाएगी, ग्रुप आ जाएगी। और एच का ऑर्डर कितना, 4, तो कभी इक्वल भी नहीं हो सकता। एच कह रहा है जी के अंदर नॉर्मल होगा, हाँ, तो एच जी के अंदर नॉर्मल भी नहीं होगा क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी के अंदर। जी 36 ग्रुप है, तो इसको सिलो थ्योरम से करते हैं हम लोग, ठीक है। 36 तो इसके पास 1 प्लस कैसे लिखा था हमने इसको, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो एक तो इसके पास 2 सिलो ग्रुप होगा और एक तो इसके पास 3 सिलो सब ग्रुप होगा। मतलब 1 प्लस 2 के 1 प्लस 3 के, अब 1 प्लस 2 के हो गया 1 प्लस 3 के हो गए। तो देयरफॉर इसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 1 प्लस 2 के। तो 1 प्लस 2 के यानी कि इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, एक तो 1 डिवाइड कर रहा है, एक तो 3 डिवाइड कर रहा है। देखो, तो अब मैं ऐसा बता सकता हूं कि इसके पास 2 ऑर्डर के 1 या 3 सिलो सब ग्रुप हो सकते हैं। मतलब इसके पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंडीशन कोई ग्रुप पे नहीं दिया, यानी कि हम ऐसे मतलब ग्रुप सब ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जो इसके क्या हो, सब ग्रुप हो। मतलब इसके पास 2 सिलो सब ग्रुप, 1 से ज्यादा है, 3 हो सकते हैं। तो देयरफॉर ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके पास 1 होगा या 3। क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप तब होता है जब उसके पास यूनिक सब ग्रुप हो उस ऑर्डर के। तो देयरफॉर ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये कह रहा है एच अबेलियन ग्रुप होगा। तो अब ध्यान से देखो, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। तो पहला नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 6 है, यानी कि S6। तो देयरफॉर 4 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 55, 56 पे ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में इरेड्यूसिबल चेक करना है, बट यहाँ पे कोसेट में चेक करना है। तो मैं इसको हिंट दे देता हूं, Q ऑफ X अपॉन I ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है Q ऑफ I को, ठीक है। ये हम प्रूव कर सकते हैं अगर हमारे पास ये जो
आइडियल जनरेट होगा इससे वो एक इरिड्यूसिबल होगा, तो देयरफॉर ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा क्यू ऑफ आई को। और क्यू ऑफ आई के अंदर ये हमेशा रिड्यूसिबल होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि वैसे क्यू प्लस आई और क्यू माइनस आई लिख सकता, अरे वाई प्लस आई और वाई माइनस आई लिख सकता हूं, तो इसके अंदर इरिड्यूसिबल है। ऐसे ही मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये इरिड्यूसिबल होगा, तो ये राइट है, ये भी इरिड्यूसिबल है, और इसको भी प्रूव कर सकते हैं इरिड्यूसिबल होगा। इसका भी कि आर के पास इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स होते हैं, आर एक फील्ड, इसमें 5 यूनिट होता है, 4 यूनिट नहीं होगा, इसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। आर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होता है, तो देयरफॉर ये, तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि आर अगर सपोज ये कैसा है z/6z, मतलब ये सिंपल z6x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि z6 अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो उसका जो पॉलिनोमियल रिंग होगा वो भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, और जो चीज इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड तो होंगे ही नहीं, तो देयरफॉर ये ऑप्शन नो, तो देयरफॉर इसके ए और सी ऑप्शन 5 यूनिट प्रूव कर सकते हैं हम लोग एलिमेंट लेके। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी को अच्छे से दिवाली मनाएं, और कल भाई दूज है तो आप सभी को भाई दूज और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।